हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। इसके पहले मैंने पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1 का मैंने कराया था बच्चों क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पर कीपिंग क्वाइट्स का मतलब है चुप रहो, शांत रहो। यहाँ पे जो कवि हैं उन कवि का नाम है बच्चों पाब्लो नेरुदा। ठीक है, यहाँ पर नेरुदा हम पढ़ सकते हैं, पाब्लो नेरुदा। इन्होंने क्या बताया है कि आप शांत रहो और कुछ जो बाह्य चीज़ों को छोड़ करके अपने मन में सोचो तो आपको अपने जीवन की असलियत पता चलेगा। ये चीज यहां पर बताया गया है। मतलब सुख शांति के लिए आप शांत रहो। कवि ने कवि हमेशा यहां पर शांत रहने के लिए बोला है। अध्याय का नाम ये कीप क्वाइट, यानी पाब्लो नेरुदा चाहते हैं कि बिल्कुल शांति बने रहे। बाहरी गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोको तो आपको अपनी समझ आएगी, मतलब आपको अपने ही बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। और आपको पहले ही बताया कि पोएट्री सेक्शन से आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये 3 चैप्टर पढ़कर ही जाना है बच्चों। 2 चैप्टर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर से आपके अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प्स अस अचीव। व्हाट विल काउंटिंग मतलब काउंट करना है अप टू 12 तक हमको काउंट करना है। एंड कीपिंग स्टिल और स्थिर रहना है। यदि हम 12 तक काउंट करें और स्थिर रहें तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि 12 तक हम क्या करें, गिनती करें, और स्थिर रहने से हमें क्या हासिल करने में मदद मिलेगी, हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू, यहां तक तो वही चीज है, हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे। मतलब जो हमारा गतिविधियां हैं, ठीक है, बोला ना, स्टार्ट आवर एक्टिविटीज मतलब गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक अच्छा नाइस वे, एक अच्छा तरीका मिलेगा। यदि हम काउंटिंग 12 मतलब 12 तक गिने एंड कीपिंग स्टिल और स्थिर रहें तो हमें हेल्प मिलेगा। क्या मिलेगा? हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज मतलब गतिविधियों को शुरू करने में एक नया रास्ता मिलेगा, एक मदद मिलेगा। वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग अस, और हम अपने बीच आपसी समझ को महसूस कर सकते हैं। बी कैन आल्सो फील, बी कैन हम कर सकते हैं, भी आल्सो मतलब भी, फील यानी अनुभव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग अस मतलब अपने ही बीच में। बी कैन आल्सो फील हम क्या कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल मतलब समझदारी, अपने ही समझ को, अंडरस्टैंडिंग महसूस कर सकते हैं, एमंग अस अपने ही बीच में। तो कहीं ना कहीं बोला गया है कि 12 तक यदि गिनती गिने और स्थिर रहें तो हमें नई गतिविधियों के लिए रास्ता मिलेगा। मतलब जो हम गतिविधियां स्टार्ट कर रहे हैं, अपने जीवन की कोई गतिविधि स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट अवर एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नाइस वे, एक अच्छा हमें मदद मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा हमें क्या मिलेगा बच्चों, शुरुआत मिलेगा, शुरू करने का एक मदद। नाइस अवर एक्टिविटीज इज नाइस वे मतलब जो हम एक नया गतिविधि यानी अच्छे तरीके से हम कोई चीज शुरुआत करना चाहते हैं अपने गतिविधियों को, उसके लिए हमें मदद मिलेगा। बी कैन आल्सो फील और हम ये अनुभव भी कर सकते हैं म्यूचुअल समझदारी की, अंडरस्टैंडिंग है, बस अपने ही बीच में, हम अपने ही बीच में आपसी समझ को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम दूसरा प्रश्न बात नहीं करेंगे, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज सैडनेस that the poet refers to in the poem। अब यहां पर सैडनेस का बोला है कि what is sadness, दुख का उल्लेख किया है। that the poet refer in the poem मतलब कवि ने कविता में, भाई refer in the poem, कवि ने, जो हमारा कवि है भाई, poet refer in the poem का मतलब यह है कि जो कवि है वो कविता में जिस दुख का उल्लेख किए वो क्या है। what is the sadness मतलब वो दुख क्या है, जो दुख पोएट रिफर टू इन द पोएम मतलब जो कवि ने पोएम में दुख की बात की है वो दुख क्या है। व्हाट इज द सैडनेस मतलब वो दुख क्या है जो पोएम में बताया गया है। तो द सैडनेस दैट पोएट रिफर इन द पोएम इज दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इज वर्डली एक्टिविटीज कैन नेवर अंडरस्टूड थीम सेल्फ। We can understand ourselves only if we stop all activities for a few seconds and do some quiet introspection। अब इसके अर्थ को समझिए।
मतलब कवि बोलता है सैडनेस क्या है, तो सैडनेस, द सैडनेस दैट पोएट रिफर, मतलब दुख को रिफर करता है पोयम में। कवि कहता है कि इज दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी। क्या बोला है, दुख का कारण क्या है, बोला है दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी, मतलब जो हर समय, दुख का उल्लेख किया है वह जो हर समय बना रहता है, मतलब दोज हु रिमेन ऑल द टाइम, मतलब दुख वह है जो हर समय बना रहता है। वो दुख क्या है, बिजी इन बॉडली एक्टिविटीज, मतलब जो दुनिया की गतिविधियां हैं उसमें व्यक्ति बिजी रहता है। कैन नेवर अंडरस्टैंड टू हिमसेल्फ, मतलब वो गतिविधियों को मतलब स्वयं में कभी नहीं समझ सकता, बल्कि सांसारिक गतिविधियों के व्यस्त के कारण स्वयं को नहीं समझ पाता। बोला ना, कैन नेवर अंडरस्टैंड, वो कभी नहीं समझता। थीम सेल मतलब वो अपने आप को कभी नहीं समझ पाता। क्यों, बिजी इन बॉडली एक्टिविटीज, दुनिया की सारी गतिविधियों के कारण कैन नेवर अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाता अपने आप को। वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, वो अपने आप को कब समझेगा, ओनली इफ वी स्टॉप, वो थोड़ा सा चुप रहे। भाई की स्टार्टिंग में बोला ना कीपिंग क्वाइट, मतलब थोड़ा सा चुप रहे। इफ वी स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज, सारे गतिविधियों को थोड़ा सा बंद कर दे फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ समय के लिए। एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब सारी गतिविधियों कुछ समय के लिए बंद रहे और खुद पर आत्मनिरीक्षण करे, ठीक है, तो वो खुद अपने आप को समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य है, सैडनेस का तात्पर्य यहाँ पर पोएट का मतलब जो कवि है उनके कहने का तात्पर्य है कि जो दुनिया के सांसारिक, मतलब जो भी सांसारिक गतिविधियों हैं उनको समझने के कारण लोग हमेशा क्या है, दुखी हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि कैन नेवर स्टैंड हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप को कभी नहीं समझता है, दुनिया की सभी गतिविधियों की व्यस्तता के कारण अपने आप को समझता नहीं है। और वो तभी समझ पाएगा जब कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटी क्या करेगा, रोक देगा शांति से और अपनी आत्मनिरीक्षण करेगा, तब उस दुख को समझ पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अफरेंट स्टिलनेस। इसका मतलब यह है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति है इसका प्रतीक कौन सा हो सकता है। डज द पोएट इन्वोक टू से, मतलब कभी कहना चाहता है देयर कैन बी लाइफ अंडर एस्पिरेंट, है ना, सॉरी अपेरेंट स्टिलनेस, मतलब कवि ने कहा है कि शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक का आह्वान करता है। कवि कहता है भाई साहब कि मान लीजिए स्थिरता बना रहे, शांति बना रहे, इसको दर्शाने के लिए प्रकृति से कौन से प्रतीक का आह्वान किया है। ठीक है, व्हाट सिंबल मतलब कौन सा प्रतीक, फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, मतलब कभी शांति, और भाई यहां पे बोला क्या है, स्टिलनेस मतलब आपका शांति, स्टिलनेस, ठीक है, शांति बनाने के लिए। ठीक है, कवि ने किन चीजों का प्रतीकों का आह्वान किया है, तो देखिए द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के लिए बोला है। ही से दैट इन विंटर, यानी आपका जो विंटर मतलब ठंडी का ऋतु है, द अर्थ सीम्स टू बी डेड, मतलब बोला ये है कि भाई जो यहाँ पर जो प्रकृति का नेचर है वो किससे तुलना की है, पृथ्वी से, कि जिस प्रकार से ठंडी के दिनों में द अर्थ सीम टू डेड मतलब मृत से ऐसा लगता है, बट लेटर इज स्प्रिंग, जैसे ही बसंत ऋतु आता है, इट सीम दैट बी अलाइव, वो जीवित हो जाता है। दस द पोएट प्रूव दैट देयर इज द लाइफ इन द स्टिलनेस, इस प्रकार से जो कवि है यहाँ पर पृथ्वी की तुलना, मतलब एक प्रकृति जो है पृथ्वी है, प्रकृति से संबंधित है, पृथ्वी क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं, इसको जीवन में जोड़ा है कि जिस प्रकार से पृथ्वी क्या होता है, ठंडी के दिनों में शुष्क सा लगता है, एकदम रूखा सूखा, और जैसे ही बसंत ऋतु आता है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो जीवित सा हो उठता है। ठीक है, इसी चीज का तुलना किया है प्रकृति के साथ। एक बार फिर से समझिए, द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ, कवि ने पृथ्वी के प्रतीक का प्रयोग किया है। द पोएट यूजेज मतलब प्रयोग किया है सिंबल ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी को प्रतीक के रूप में। ही से वो कहना चाहता है दैट इन विंटर, ठंडी के दिनों में, विंटर मतलब ठंडी के दिनों में, द अर्थ सीम्स टू बी डेड, मतलब मृत सा लगता है, मरी हुई लग रही है। सर्दियों के दिनों में, ठंडी के दिनों में बिल्कुल ये धरती मरी हुई सी लगती है, किंतु वट लेकिन
लेटर इन स्प्रिंग, जैसे ही बसंत ऋतु आता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट इज अलाइव, ऐसा लगता है कि जीवित हो गया है। 10 इस प्रकार से द पोएट मतलब कवि प्रूव इन सिद्ध करता है दैट देयर इज लाइफ इन स्टिलनेस, कि जो सिद्ध करता है कि शांति में ही जीवन रहता है। मतलब स्टिलनेस मतलब शांति है फिर भी उसमें जीवन है, ऐसा नहीं है कि शांति हो गया तो फिर खत्म, जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया बच्चों, कंप्लीट। ये 2023 में पूछा गया था। व्हाई डज द पोएट से टू अस टू कीप स्टिल, मतलब व्हाई डज द पोएट मतलब क्यों कहना चाहता है, कभी क्यों कहना चाहता है कि अपने आप को कीप स्टिल मतलब स्थिर रखो। अब स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ लिया है कि कभी ये चाहता है कि कुछ समय के लिए आप अपने आप को स्टिल रखो और अंडरस्टैंड आवरसेल्फ मतलब खुद को थोड़ा सा परखो और अपने ही मतलब जीवन के लिए बेटर बनाने के लिए आप उस पर कार्य करो। यही चीज तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। देखो, द पोएट वांट टू से मतलब यहां पर कवि कहना चाहता है कि आवर बर्डली एक्टिविटीज फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड डू सम क्वाइट्स इंट्रोस्पेक्शन, मतलब यहां पर कवि कहता है कि कुछ क्षण के लिए अपनी सांसारिक जो भाई बर्डली एक्टिविटीज मतलब सांसारिक गतिविधियों को रोके। स्टॉप आवर बर्डली एक्टिविटीज मतलब जो सांसारिक गतिविधियां उसको रोके फॉर ए फ्यू मोमेंट्स कुछ समय के लिए, एंड डू सम क्वाइट्स इंट्रोस्पेक्शन मतलब कुछ समय के लिए रोके और आत्मनिरीक्षण करें। इट्स हेल्प अस द अंडरस्टैंड अवर सेल्फ मतलब खुद को समझने में ये मदद करेगा। इट्स हेल्प्स मदद करेगा अस टू अंडरस्टैंड खुद को, अवर सेल्फ मतलब भाई अपने आप को समझने में मदद करेगा। इट रिफ्रेश अस टू डू अवर वर्क इज द बेटर वे, ठीक है, मतलब यह हमें अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए क्या करेगा बच्चों, एक प्रकार से वर्क दो बेटर वे मतलब एक सही रास्ता दिखाएगा। मतलब सांसारिक जो गतिविधियों हैं उनको रोक लगाकर थोड़ा सा कुछ समय के लिए रोके और खुद पर निरीक्षण करें। ठीक है, खुद पर निरीक्षण करें। तो जब खुद पर निरीक्षण करेंगे तो ये आपका भाई जो आपका जीवन है वो बेटर यानी जो आपका कार्य है उसके लिए एक सही रास्ता है, सही मदद मिलेगा। तो अभी यहां पे आप 3-4 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, लगभग ये 3, 4, 5वां है ना, और ये आपका पहला 2 क्वेश्चन यहां पे मैं नहीं कराता हूं, वैसे यहां से आप छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द फिशरमैन, फिशरमैन को कभी क्या कहना चाहता है, यहां पर देखिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। बाकी मैं आपको पहले भी बता दिया है तरीका कि यदि आप 4-5 क्वेश्चन करते हैं तो उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेंड कर ही देना। इसका हिंदी क्या है भाई साहब, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द फिशरमैन, मतलब जो पोएट है मछुआरों के बारे में क्या कहना चाहता है, फिशरमैन के बारे में क्या कहना चाहता है कि यदि चुप रहेंगे तो क्या होगा। देखिए, द पोएट से दैट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल चेंज, मतलब ये कहता है कि यदि जो यहाँ पे मछुआरे हैं तो क्वाइट शांति होकर के आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपना खुद का निरीक्षण करें, विल चेंज इट द आउटलुक ऑफ द फिशरमैन, मतलब यदि वो शांति से आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उनको जो उनका दृष्टिकोण है, आउटलुक है, जो दृष्टिकोण है उनका परिवर्तन आ जाएगा, दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब जो उन देखते हैं उनकी स्थिति में बदलाव हो जाएगा। आफ्टर दैट दे विल बी गिव टू हार्म टू नो हार्म टू व्हेल्स, मतलब यदि आत्म परीक्षण कर लेंगे, आत्मनिरीक्षण कर लेंगे तब वो विल गिव नो हार्म, मतलब व्हेल्स को, जो व्हेल्स होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दे वुड फिश ओनली एज मच एज, मतलब वो केवल और केवल फिश यानी मछलियों को एज मच एज नीड फॉर देयर सर्वियल, मतलब जितना उनके जरूरत की चीजें होंगी उतना ही वो मछली पकड़ेंगे। मतलब यहां पे ये बताया गया कि यदि खुद को आत्मनिरीक्षण कर लेंगे तो वो व्हेल्स जो हैं यानी मछली पकड़ते हैं तो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, केवल जितनी आवश्यकता है उतना ही वो क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे। तो बोला दे वुड फिश ओनली एज मच एज दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब जितना उनको अस्तित्व के लिए मछली चाहिए केवल उतना ही वो पकड़ेंगे। अब देखिए हर कार्य में जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही चीज होगा आत्मनिरीक्षण से। जैसे बोला है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मैन गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा करते हैं, जो नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति हैं, बोला है मैन गैदरिंग
है ना, साल्ट जो नमक इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में कवि ने क्या कहा है? व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मैन गैदरिंग साल्ट? मतलब अब यही चीज है, सांसारिक गतिविधियों से संबंधित ये व्यक्ति कार्य करेगा। तो द मैन कंटिन्यूसली कलेक्टिंग द साल्ट, यानी जो व्यक्ति है वो लगातार क्या करता है? कलेक्ट, यानी नमक कलेक्ट करता है। इन ग्रीड एंड हर्ट हिज हैंड्स, मतलब अपने हाथ को भी क्या करता है? कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। द पोएट से इफ द स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स, मतलब पोएट कहना चाहता है कि यदि वो कुछ समय के लिए खुद पर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, बोला है ना, क्वाइट शांति से खुद पर यदि आत्मरक्षण कर ले तो ही विल रिलीज हिज पोलिश डेट द ग्रीड, यानी जो मूर्खता के कारण ये लगातार काम कर रहा है, मूर्खता के कारण जो उसे जो कार्य कर रहा है, यानी लालच के कारण जो मूर्खता कर रहा है, मूर्खतापूर्ण जो कार्य है, उससे उसको विश्वास हो जाएगा। ही विल सी हिज हैंड एंड स्टॉप द ग्रेट लाइन्स, कहीं ना कहीं यदि ऐसा वो आत्मनिरीक्षण करेगा तो वह अपने हाथ को देखेगा और लालच बंद कर देगा, जो भी उसका लालच है बंद कर देगा। यही चीज बोला गया है कि द मैन इज कंटिन्यूसली कलेक्टिंग द साल्ट, जो व्यक्ति है लगातार साल्ट क्या कर रहा है? इन हिज ग्रेड, जो साल्ट है उसको इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, लालच में आकर के इकट्ठा कर रहा है। एंड हर्ट हिज हैंड्स, मतलब अपने हाथ को चोट पहुंचा रहा है। द पोएट्स कहना चाहता है कि यदि वह स्पेयर द फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए, फॉर हिज क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब खुद आत्मनिरीक्षण, कुछ क्षण के लिए आत्मनिरीक्षण के लिए निकाल ले, मतलब कुछ क्षण जो है आत्मनिरीक्षण के निकाल ले, तो ही विल रियलाइज, उसे रियलाइज हो जाएगा हिज फोलिश, उसके मूर्खता का, डीड ऑफ ग्रीड, ठीक है, मतलब जो भी उसका लालच भरी मूर्खतापूर्ण लालच है उसके कार का एहसास होगा। ही विल सी एंड हैंड्स, है ना, वो अपने हाथ को देखेगा और स्टॉप हिज ग्रेटनेस, है ना, जो आपका लालच है उसको ग्राइडनेस, तो मतलब उसे खत्म करेगा। ये चीज है, मतलब यहाँ पे किसी के बारे में कवि कहना चाहता है, वो लालची व्यक्ति से वहां पे बोलता है, मतलब अपने आप से तुलना करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों, हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफर्ट लाइफ इन द अराउंड द सी, मतलब हाउ वुड कीपिंग क्वाइट्स, मतलब यदि हम शांति रहें तो अफर्ट्स लाइफ इन द अराउंड ऑफ द सी, मतलब जो उसके आसपास है, बोला ना, अफेक्ट लाइफ इन एंड अराउंड, मतलब लाइफ यानी जो उसके जीवन के चारों ओर, और भाई साहब क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब चुप रहने से समुद्र, बोला ना, हाउ वुड कीपिंग क्वाइट्स अफेक्टिंग लाइफ इन एंड अराउंड द सी, मतलब चुप रहने से समुद्र और उसके आसपास के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कीपिंग यानी चुप रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे आपने पढ़ा कि भाई यदि चुप रहेंगे तो जो मछुआरे हैं वो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा कंडीशन ये है, जो नमक कलेक्ट करने वाला व्यक्ति है वो अपने हाथ को बचाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए थोड़ा सा देखिए, द फिशरमैन वुड स्टॉप हार्मिंग, मतलब जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है वो रोक देगा, ठीक है, व्हेल्स का नुकसान को पहुंचाना रोक देगा। एंड वुड फिश ओनली अकॉर्डिंग टू द नीड, अपने आवश्यकता के अनुसार मछली पकड़ेगा। और द साल्ट कलेक्टिंग मैन, मतलब जो नमक इकट्ठा करता है वो वुड सी हिज हार्ट हैंड, मतलब अपने हाथ को देखेगा। एंड बी सेटिस्फाइड विद द कलेक्टेड साल्ट, मतलब वो भी जो नमक इकट्ठा करता है उसके लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर जस्टिफाई द टाइटल कीपिंग क्वाइट, मतलब कीपिंग क्वाइट का थोड़ा सा डिटेल बताना है। अब आपने जो भी पढ़ा, मतलब फिशरमैन के बारे में, थोड़ा सा आपने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, यहाँ पर कलेक्टिंग मैन, जो साल्ट कलेक्टिंग मैन है उसके बारे में एक लाइन लिखेंगे। इसके पहले आपने यहाँ पर पढ़ा कि किस प्रकार से हम स्वयं को अंडरस्टैंडिंग करके बचा सकते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ा। सैडनेस किस प्रकार से हमारे जीवन में आता है ना, यानी दुखी क्या है, क्यों है, तो ये थोड़ा थोड़ा यदि देख एक लाइन लिख देंगे तो वही आपका बड़ा आंसर बन जाता है। इससे आपको परेशान नहीं होना है। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।